मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल वाटरप्रूफ मटेरियल्स बेचते हुए बिताए थे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं खुद पानी में फंस जाऊंगा। 15 जुलाई की दोपहर थी। मैं वेयरहाउस में माल का हिसाब गिन रहा था। तभी अचानक फोन पर एक वेदर वार्निंग पॉपअप हुई, लेकिन यह कोई सामान्य ऑरेंज हैवी रेन वार्निंग नहीं थी। स्क्रीन पर कई डार्क पर्पल अलर्ट्स चमक रहे थे, जिन्हें मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। अगले 72 घंटों में अनुमानित वर्षा 800 से 1000 मिलीमीटर। मैं हंस पड़ा। क्या अब पैसिफिक ओशन यहीं शिफ्ट होने वाला है? वेयरहाउस भट्टी की तरह गर्म था। मैं बिना शर्ट के था, फिर भी पसीना लगातार बह रहा था। जुलाई की दोपहर में टिन शेड की छत आग की तरह तप रही थी। इलेक्ट्रिक फैन भी सिर्फ गर्म हवा फेंक रहा था। लाओ चेन, वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन के 20 रोल्स और दे दो। पुराना ग्राहक फोरमैन ल्यूबाओ दरवाजा धक्का देकर अंदर आया, लेकिन आज उसके चेहरे पर कुछ अजीब था। मैंने हैरानी से पूछा, सुबह ही तो 10 रोल्स ले गए थे। कम पड़ गया, बहुत कम। उसने भारी सांस लेते हुए कहा, तुमने वेदर फोरकास्ट देखा नहीं? तभी मेरी नजर फिर से फोन पर गई। डार्क पर्पल वार्निंग अब भी फ्लैश कर रही थी। मैंने डिटेल्स खोली। घने मेटियोरोलॉजिकल टर्म्स देखकर मेरी स्कैल्प तक सुन्न हो गई। सुपर प्रेसिपिटेशन क्लाउड, अब नॉर्मल वाटर वेपर फ्लक्स, स्ट्रॉन्ग कन्वेक्टिव वेदर एक्सपेक्टेड टू लास्ट ओवर 72 घंटे। मैंने भौहें सिकोड़ ली। इसका मतलब क्या है? फोरमैन ल्यू ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। मतलब बहुत भारी बारिश आने वाली है, बहुत ज्यादा भारी। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं 20 साल से कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम कर रहा हूं, लेकिन इस लेवल की वार्निंग कभी नहीं देखी। उसके बाद वह पागलों की तरह माल उठाने लगा। वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन, लीक प्लगिंग किंग, क्विक सेटिंग सीमेंट, वाटरप्रूफ कोटिंग। जो कुछ उठाया जा सकता था सब ट्रक में भर दिया गया। बाकी कस्टमर्स ने भी उसकी हालत देखी और फिर पूरा वेयरहाउस पैनिक बाइंग से भर गया। 1 घंटे से भी कम समय में मेरा 1/3 स्टॉक बिक चुका था। चैन, सैंडबैग्स हैं क्या? एक कॉन्ट्रैक्टर ने घबरा कर पूछा। मैंने सिर हिलाया। कौन रखता है ये सब? वह तुरंत बोला, जल्दी खरीद लो, ये बारिश नॉर्मल नहीं है। मैंने शक भरी नजर से सप्लायर को कॉल किया। उधर से सीधा जवाब आया, सैंडबैग्स बहुत पहले आउट ऑफ स्टॉक हो चुके। शाम के 4 बजे अचानक आसमान अंधेरा हो गया। हालांकि समर था, लेकिन बाहर ऐसा लग रहा था जैसे शाम के 6 बज चुके हों। हवा तेज होने लगी। वेयरहाउस का आयरन डोर जोर जोर से कांपने लगा। मैंने वेयरहाउस लॉक किया और घर जाने निकल पड़ा। वेजिटेबल मार्केट के पास पहुंचा तो मैं चौंक गया। इस समय तक मार्केट लगभग बंद हो जाता था, लेकिन आज भीड़ चींटियों की तरह टूट पड़ी थी। लोग कार्ट्स धक्का देकर सामान लूट रहे थे। राइस, फ्लावर, कुकिंग ऑयल, इंस्टेंट नूडल्स, मिनरल वाटर। जो दिख रहा था लोग उठा रहे थे। 100 युएन में सिर्फ 5 पाउंड पोर्क, लेना है तो लो। बुचर गला फाड़कर चिल्ला रहा था। एक कस्टमर चिल्लाया, कल तो 40 युएन था। बुचर ने तिरस्कार से कहा, कल कल था, तुम्हें दिख नहीं रहा? भारी बारिश आने वाली है, आज के बाद पैसे देकर भी नहीं मिलेगा। मैं मन ही मन हंसा। जो लोग सालों से वेजिटेबल मार्केट में काम करते हैं, उनकी एबनॉर्मल सिचुएशंस को सूंघने की क्षमता किसी और से तेज होती है। अगर वे खुद होर्डिंग कर रहे थे तो मामला सच में गंभीर था। मैं भी भीड़ में घुस गया। 2 बॉक्सेस इंस्टेंट नूडल्स, 1 बैग राइस और कई बॉक्सेस मिनरल वाटर उठा लिए। चेकआउट पर कैशियर ने पूछा, कॉम्प्रेस्ड बिस्किट्स चाहिए? हाँ, जितना है सब दे दो। मैं पुराने शहर के रीलोकेटेड अपार्टमेंट्स में रहता था, 6ठी मंजिल पर, और वहां एलिवेटर नहीं था। आम दिनों में भी सीढ़ियां चढ़ते हुए दम फूल जाता था। आज मेरे हाथों में दर्जनों किलो सामान था। आधी सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते सांस टूटने लगी। 5वीं मंजिल वाले लाओ झांग ने दरवाजा खोला। अरे श्याओ चेन, इतना सामान क्यों खरीद लिया? मैंने कैजुअली जवाब दिया, बस प्रिकॉशन के लिए, सुना है बहुत बारिश होगी। वह हंस पड़ा। हम इनलैंड सिटी हैं, 2 साल पहले भी कहा था, सदी की सबसे बड़ी बारिश। आखिर में बस कुछ रोड्स फ्लड हुई थी। मैंने बहस नहीं की और ऊपर चढ़ गया। जैसे ही घर में घुसा, पहली बारिश की बूंद गिरी, लेकिन वह सामान्य बूंद नहीं थी। धड़ाम, ऐसा लगा जैसे किसी ने कांच की गोली खिड़की पर दे मारी हो। अगले ही पल मूसलाधार बारिश टूट पड़ी। बारिश सिक्योरिटी विंडो पर मशीन गन फायर की तरह बरस रही थी। मैंने खिड़की से नीचे झांका। सड़क पर लोग सिर ढककर भाग रहे थे। बारिश की बूंदें जमीन से आधा मीटर ऊपर तक उछल रही थीं। एक डिलीवरी बॉय की इलेक्ट्रिक बाइक सीधे बारिश से फिसल कर गिर गई। मैं बुदबुदाया, ये बारिश, कुछ गड़बड़ है। तभी फोन फिर बजा। इस बार कम्युनिटी ओनर्स ग्रुप था।
प्रिय रेजिडेंट्स, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की ओर से सूचना, कृपया फ्लड प्रिवेंशन की तैयारी करें, डोर्स और विंडोज चेक कर लें, लो फ्लोर रेजिडेंट्स वाटर लॉगिंग से सावधान रहें। ग्रुप तुरंत भड़क उठा। प्रॉपर्टी फी लेते हो, सीवर साफ क्यों नहीं करते? पिछले साल भी ब्लॉक हुआ था। बहस बंद करो, जल्दी सुपरमार्केट जाकर खाना खरीदो, देर हो गई तो कुछ नहीं बचेगा। मैंने फोन बंद कर दिया, फिर अपने इन्वेंट्री की जांच शुरू की। बिल्डिंग मटेरियल्स बिजनेस करने का एक फायदा था, घर में वाटरप्रूफ सप्लाईज की कमी नहीं थी। वाटरप्रूफ टेप, ग्लास ग्लू, सीलिंग स्ट्रिप्स सब मौजूद था। बाहर बारिश लगातार और तेज होती जा रही थी। अब उसकी आवाज क्रैकलिंग से बदलकर रोअर एक बन चुकी थी। पूरा संसार सफेद बारिश में डूब गया था। सामने की बिल्डिंग तक साफ दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने टीवी ऑन किया। हर चैनल सिर्फ वेदर वार्निंग दिखा रहा था। होस्ट का चेहरा बेहद गंभीर था। ये एबनॉर्मल वेदर कंडीशंस के कारण शहर इतिहास की सबसे लंबी और भारी वर्षा का सामना करेगा। सभी नागरिक सावधानी बरतें और जरूरत न हो तो घर से बाहर न निकलें। फोन पर बिल्डिंग मटेरियल डीलर्स का ग्रुप भी फट पड़ा था। वाटरप्रूफ मटेरियल्स अब सोने से महंगे हो गए। किसी ने सैंडबैग्स के लिए 5 गुना कीमत ऑफर की। प्लास्टिक शीटिंग 50 यूएन पर स्क्वायर मीटर, जल्दी आओ। इन मैसेजेस को देखकर मेरे भीतर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं इस इंडस्ट्री में 15 साल से था। आंधी तूफान बहुत देखे थे, लेकिन इस बार हवा में अलग डर था। नीचे ड्रेनेज पाइप्स बबलिंग करने लगे थे। गड़गड़ गड़गड़, ऐसा लग रहा था जैसे जमीन के नीचे कोई मॉन्स्टर हिल रहा हो। मैंने तुरंत कुछ दोस्तों को मैसेज भेजा, ये बारिश ठीक नहीं लग रही, जल्दी फूड स्टॉक कर लो। अधिकतर रिप्लाईज आए, तू ज्यादा सोच रहा है। लेकिन वाटर कंजर्वेंसी डिपार्टमेंट में काम करने वाले एक दोस्त ने सिर्फ 3 शब्द भेजे, जल्दी स्टॉक करो। अब मैंने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। रेनकोट पहना और नीचे भागा। कम्युनिटी गेट के कन्वीनियंस स्टोर को पहले ही लूटा जा चुका था। ओनर शटर गिरा रहा था। कुछ नहीं बचा, अब पैसे भी बेकार हैं। मैं 3 गलियां दौड़ा, आखिर एक छोटा सुपरमार्केट खुला मिला, लेकिन अंदर पूरा बैटलफील्ड बना हुआ था। लोग शॉपिंग कार्ट्स धक्का देकर शेल्व्स खाली कर रहे थे। मैंने आखिरी 2 बॉक्सेस इंस्टेंट नूडल्स, कुछ मस्टर्ड पैकेट्स और दर्जन भर हैम सॉसेजेस पकड़ लिए। चेकआउट पर ओनर बोला, 800 यूएन। मैं चौंक गया। यह सामान नॉर्मली 100 यूएन से भी कम का है। वह ठंडे स्वर में बोला, लेना है तो लो, पीछे और लोग खड़े हैं। मैंने दांत भींचकर पैसे दे दिए। वापसी तक पानी टखनों तक पहुंच चुका था। जो रास्ता सामान्यतः 10 मिनट का था, उसे पार करने में आधा घंटा लग गया। सारे सीवर्स उफन रहे थे। गार्बेज और गंदगी हर तरफ बह रही थी। एक कार पानी में फंसी हुई थी। ओनर कार की रूफ पर खड़ा मदद के लिए चिल्ला रहा था। कुछ लोग पुश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी का फ्लो बहुत तेज था। मैं वहां से गुजरा तो वह आदमी निराशा में चिल्लाया, कार गई, कोई मुझे लिफ्ट दे दो, 1000 यूएन दूंगा। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऐसे मौसम में हर इंसान खुद को बचाने में लगा था। जब मैं आखिरकार कम्युनिटी पहुंचा, पहली मंजिल का हॉल पहले ही पानी में डूब चुका था। लो फ्लोर रेजिडेंट्स अपना सामान ऊपर शिफ्ट कर रहे थे। एलिवेटर काफी पहले बंद हो चुका था। मैंने गेट कीपर से पूछा, पानी इतनी जल्दी कैसे भर गया? उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। सारे सीवर्स ब्लॉक हो गए। मैं यहां 10 साल से गार्ड हूं। ऐसा दृश्य पहली बार देख रहा हूं। मैं सीढ़ियां चढ़ता गया। हर फ्लोर पर अलग अफरा तफरी थी। दूसरी मंजिल वाले लकड़ी की पट्टियां ठोक कर दरवाजे सील कर रहे थे। तीसरी मंजिल वाले फर्नीचर ऊपर शिफ्ट कर रहे थे। चौथी मंजिल पर झगड़ा हो रहा था। अब भी उस पैसे का मोह है। वो मेरी मां के ज्वेलरी हैं। जिंदगी बची नहीं तो ज्वेलरी का क्या करोगी? छठी मंजिल पहुंचते ही मैंने तुरंत डोर्स और विंडोज के गैप्स वाटरप्रूफ टेप से सील कर दिए। डोर के पास सीमेंट बैग्स भी लगा दिए। हालांकि मैं 6th फ्लोर पर था, लेकिन इस बारिश में कौन जानता था पानी कहां तक पहुंचेगा। रात 8 बजे पूरे शहर की बिजली चली गई। पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बारिश की दहाड़ बची थी। मैंने फोन फ्लैशलाइट ऑन की और सप्लाईज गिनने लगा। फूड 1 हफ्ते चल सकता था। 4 बॉक्सेस पानी थे। कैंडल्स, लाइटर और फ्लैशलाइट्स भी मौजूद थीं। एक बैचलर के लिए इतना काफी था। फोन सिग्नल बीच बीच में गायब हो रहा था। आखिरी इमरजेंसी नोटिस आया, सभी नागरिक सुरक्षित स्थान पर रहें, बाहर ना निकले, आगे के निर्देश का इंतजार करें। मैं खिड़की के पास बैठ गया। बाहर सिर्फ अंधेरा और बारिश थी। रेन ड्रॉप्स ग्लास पर ऐसे पड़ रही थीं जैसे हजारों हाथ दरवाजा पीट रहे हों। नीचे से लगातार कार अलार्म्स की आवाजें आ रही थीं। पूरा शहर मरती हुई वेल की तरह कराह रहा था। रात 2 बजे एक भयानक धमाके से मेरी नींद टूटी। मैंने लाइटनिंग की रोशनी में नीचे देखा।
कम्युनिटी एंट्रेंस की बाउंड्री वॉल टूट चुकी थी। फ्लड वाटर किसी बीस्ट की तरह अंदर घुस आया। नीचे खड़ी कई कार्स सीधे बह गईं, कुछ घूमते हुए बिल्डिंग से टकराईं। मेरा दिल बैठ गया। 15 साल तक मैंने वाटरप्रूफ मटेरियल्स बेचे थे। मैं हमेशा कॉन्फिडेंस से कहता था, ऐसा कोई पानी नहीं जिसे रोका ना जा सके। लेकिन आज मुझे समझ आया, असली फ्लड के सामने इंसानों की सारी डिफेंसेस कितनी हास्यास्पद हैं। बारिश अब भी जारी थी और मुझे महसूस हो गया, यह तो बस शुरुआत थी। तुम अकेले रहते हो और तुम्हारा घर भी बड़ा है। क्या हमें थोड़ी जगह नहीं दे सकते? बस मैं और मेरा पति रहेंगे, कोई परेशानी नहीं करेंगे। दरवाजे के बाहर खड़ी थी तीसरी मंजिल वाली सिस्टर वांग, वही जो कम्युनिटी गेट पर ब्रेकफास्ट स्टॉल चलाती थी। अच्छी इंसान थी। अक्सर मुझे एक्स्ट्रा एग्स वाला पैनकेक बिना पैसे लिए दे देती थी। लेकिन ये हालात अब पहले जैसे नहीं थे। मैंने धीरे से कहा, सिस्टर वांग, सच में माफ करना, मेरा घर छोटा है। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखती थी, पैनकेक में एक्स्ट्रा एग डालती थी। और अब उसने ठंडी आवाज में कहा, हाँ ठीक है, किसी और से पूछ लूंगी। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। दिल में थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह जानता था, अगर अभी सॉफ्ट हार्टेड हुआ तो आगे सिर्फ मुसीबत बढ़ेगी। दोपहर तक बारिश फिर से तेज हो गई। मैं खिड़की के पास लेटकर नीचे देखने लगा। पानी लगातार बढ़ रहा था। अब वह लगभग तीसरी मंजिल तक पहुंच चुका था। सामने वाली बिल्डिंग की खिड़की से कोई सफेद बेडशीट लहरा रहा था। शायद मदद मांग रहा था, लेकिन इतनी दूरी पर अब कोई किसी की मदद नहीं कर सकता था। और उससे भी डरावनी बात, पानी का रंग बदलने लगा था। पहले जो पीला था अब काला पड़ चुका था। ऊपर ऑयली परत तैर रही थी। मैंने कई डेड फिश देखी, पेट ऊपर किए हुए बहती जा रही थी। फूले हुए गार्बेज बैग्स भी इधर उधर बह रहे थे। उनके अंदर क्या था, मैं सोचना भी नहीं चाहता था। हवा में सड़ांध की बदबू भर गई थी। खिड़कियां बंद होने के बावजूद स्मेल अंदर आ रही थी। तभी कॉरिडोर में फिर शोर शुरू हो गया। चौथी मंजिल वाले रहने के पैसे मांग रहे हैं, 500 यूएन पर पर्सन पर डे। ये तो खुली लूट है। कम से कम उनके पास जगह तो है, तुम्हारे पास है? कोई चिल्लाया। बेहतर है रूफ पर शेड बना लें। दूसरा तुरंत बोला, इस बारिश में पागल हो क्या? बहस लगातार बढ़ती गई। मैंने पीप होल से बाहर देखा। पूरा कॉरिडोर लोगों से भरा था। हर तरफ बिस्तर, बैग्स और सामान फैला हुआ था। किसी ने कॉर्नर में आग जलाकर खाना बनाना शुरू कर दिया था। धुआं दरवाजे की दरारों से अंदर घुस रहा था। अचानक एक चीख ने पूरे माहौल को चीर दिया। कोई कूद गया। मैं दौड़कर खिड़की तक पहुंचा। पानी पर एक इंसानी शरीर बह रहा था। तेज धारा उसे दूर खींचती जा रही थी। वह सामने वाली बिल्डिंग का कोई रेजिडेंट था। शायद डेस्परेट होकर तैरकर कहीं और जाने की कोशिश की थी। लेकिन इस पानी का फ्लो, 1 मिनट से भी कम समय में वह इंसान गायब हो गया। कुछ सेकंड के लिए पूरा कॉरिडोर शांत हो गया। फिर अचानक और बड़ा पैनिक फैल गया। क्या हम सब यहीं मर जाएंगे? नहीं, रेस्क्यू टीम जरूर आएगी। रेस्क्यू? बाहर देखो, पूरा शहर डूबा हुआ है। पैनिक बीमारी की तरह फैलने लगा। कोई रोने लगा, कोई भगवान से प्रार्थना करने लगा और कुछ लोग मेरे दरवाजे पर आ धमके, धड़ाम धड़ाम, दरवाजा खोलो, अब मुझे पता है तुम्हारे पास खाना है। सब पड़ोसी हैं, मरने के लिए छोड़ दोगे क्या? तोड़ दो दरवाजा। मैं तुरंत फर्नीचर खिसकाकर दरवाजे के पीछे लगाने लगा। हाथ पसीने से भीग चुके थे। बाहर धक्कों की आवाज बढ़ती जा रही थी, लकड़ी तक चरमराने लगी थी। तभी छठी मंजिल वाले ब्रदर चेन की भारी आवाज गूंजी। बस पूरा कॉरिडोर एकदम शांत हो गया। जो भी दोबारा ट्रबल करेगा उसे मैं खुद नीचे फेंक दूंगा। ब्रदर चेन एक्स सोल्जर था, कम बोलता था, लेकिन कम्युनिटी में उसकी बहुत इज्जत थी। उसके बोलते ही भीड़ शांत होने लगी। उसने ठंडी आवाज में कहा, अभी आपस में लड़ने का समय नहीं है। या तो अपने घर जाओ या कॉरिडोर में शांति से रहो। जो भी लूट करने की कोशिश करेगा सबसे पहले मुझसे निपटना पड़ेगा। भीड़ धीरे धीरे हट गई, लेकिन मैं जानता था यह सिर्फ टेम्परेरी था। जब असली भूख लगेगी तब इंसान कुछ भी कर सकता है। शाम को मैंने कंप्रेस्ड बिस्किट्स खाए और मिनरल वाटर से निगला। स्वाद बेहद खराब था, लेकिन अब वही लाइफ सेविंग फूड था। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी। पानी तीसरी मंजिल पूरी तरह डुबो चुका था। पूरा बिल्डिंग अब एक आइसोलेटेड आइलैंड बन चुका था। बारिश और पानी की आवाज के अलावा शहर की कोई आवाज नहीं बची थी। न कार्स, न लोगों की बातें, न म्यूजिक, यहां तक कि बर्ड्स भी गायब थे। 80 लाख लोगों का यह शहर मानो एक रात में मर गया हो। मैंने सिगरेट जलाई, आखिरी पैक बचा था। धुएं के बीच मुझे बहुत सी बातें याद आने लगीं।
मेरी एक्स वाइफ पता नहीं अब कैसी होगी। डिवोर्स के बाद साउथ चली गई थी, शायद वहां सुरक्षित हो। मुझे गांव में रहने वाले अपने माता पिता याद आए। उनका इलाका ऊंचाई पर था, शायद वे भी ठीक होंगे। फिर मुझे वेयरहाउस का ख्याल आया। मेरे सारे वाटरप्रूफ मटेरियल्स शायद अब पानी में डूब चुके थे। यह सबसे बड़ा आयरन था। थक थक। इस बार दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। श्याओ चेन, मैं हूं, ब्रदर चेन। मैंने दरवाजा खोला। उसका चेहरा बेहद गंभीर था। तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने सिर हिलाया। कहो ब्रदर चेन, उसने धीरे से कहा। छठी मंजिल पर अभी 4 फैमिलीज हैं, हमें मिलकर रहना होगा। मैं चुपचाप सुनता रहा। वह आगे बोला, नीचे वाले लोग ज्यादा देर कंट्रोल में नहीं रहेंगे। भूख इंसान से कुछ भी करवा सकती है। मैंने सहमति में सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो, ब्रदर चेन बोला। लाओ ली और मेरे घर में थोड़ा ग्रेन स्टोरेज है, 1 हफ्ता निकाल सकते हैं। फिर उसने श्याओ लियू की तरफ इशारा किया, लेकिन वह यंग प्रोग्रामर, लगता है उसने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया। श्याओ लियू का चेहरा पीला पड़ चुका था। ब्रदर चेन ने मुझसे पूछा, तुम्हारे पास कितना स्टॉक है? मैंने थोड़ा सोचकर कहा, अगर बचाकर खाया जाए तो कुछ दिन निकाल सकता हूं। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। याद रखना, अपनी वेल्थ मत दिखाना। वह थोड़ा रुका, फिर बोला, ऐसे समय में खाना ही सबसे बड़ा अपराध बन जाता है। उसके जाने के बाद मेरा मन और भारी हो गया। बाहर रात उतर चुकी थी। बिना बिजली का शहर पूरी तरह अंधेरे में डूबा था। सिर्फ पानी की सतह पर कभी कभी अजीब रिफ्लेक्शंस चमकते थे। बारिश अब भी जारी थी। मैं बिस्तर पर लेट गया। बारिश की आवाज सुनता रहा, पानी की आवाज, कॉरिडोर में लोगों के रोने और गाली देने की आवाजें। पहला दिन ही इतना मुश्किल था, तो आगे क्या होगा? अगर बारिश कुछ दिन और चली तो पानी छठी मंजिल तक पहुंच जाएगा। उसके बाद क्या हम रूफ पर बैठकर मौत का इंतजार करेंगे? मैंने आगे सोचना बंद कर दिया। सुबह सुबह नीचे झगड़े की आवाज आई। वो मेरा पानी है, मैंने पहले देखा था, लड़ो मत। फिर औरतों की चीखें, सामान टूटने की आवाज, बच्चों के रोने की आवाज। सिविलाइजेशन की पतली परत सर्वाइवल के सामने कितनी कमजोर होती है। मैंने तकिया कानों पर रख लिया, लेकिन दिल के भीतर बढ़ते डर को नहीं रोक पाया। पानी बढ़ रहा था, बारिश रुक नहीं रही थी, और हम सब एक डूबते हुए आइलैंड पर फंसे हुए थे। तीसरे दिन की सुबह कॉरिडोर के शोर से मेरी आंख खुली। मैंने दरवाजा थोड़ा खोलकर बाहर देखा। पूरा कॉरिडोर लोगों से ठसाठस भरा हुआ था। तीसरी मंजिल के सभी रेजिडेंट्स ऊपर आ चुके थे। हर तरफ बेडिंग, बर्तन और बैग्स फैले थे। हवा में पसीने, धुएं और सड़ांध की मिलीजुली बदबू थी। तभी किसी ने चिल्लाया, पानी चौथी मंजिल तक पहुंच गया। यह खबर बॉम्ब की तरह फूटी। भीड़ तुरंत पैनिक में डूब गई। अब क्या करेंगे? रूफ पर भागो। क्या रूफ पर जिया जा सकता है इस बारिश में? मैंने दरवाजा बंद कर लिया। दिल बैठता जा रहा था। अगर पानी इसी स्पीड से बढ़ा तो छठे दिन तक मेरी मंजिल भी डूब जाएगी। मुझे कुछ करना होगा। मैंने पूरा घर खंगालना शुरू किया। प्लास्टिक बकेट्स, रॉप्स, टेप, टूल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स। बिजनेस की वजह से घर में काफी लेफ्टओवर मटेरियल्स पड़े थे, अब वही ट्रेजर बन चुके थे। तभी दरवाजे पर फिर नॉक हुआ। शौचेन, दरवाजा खोलो, बात करनी है। इस बार ब्रदर चेन के साथ लाओली और शौल्यू भी थे। शौल्यू नॉर्मली रेयरली दिखता था, लेकिन इस वक्त उसका चेहरा भूख से पीला पड़ चुका था। चारों लोग कमरे में बैठ गए। माहौल भारी था। ब्रदर चेन ने सबसे पहले कहा, तुम सबने हालात देख लिए हैं, अब हमें खुद को बचाने का तरीका ढूंढना होगा। लाओली कड़वी हंसी हंसा, लेकिन कैसे? पानी लगातार बढ़ रहा है, पता नहीं रेस्क्यू कब आएगी। ब्रदर चेन की आंखें गंभीर हो गईं। इसीलिए हमें खुद को बचाना होगा, उसने धीरे धीरे कहा। मैं प्रपोज करता हूं कि हम कोऑपरेट करें। कैसे? पहला, मटेरियल शेयरिंग, उसने समझाया। जिसके पास जितना फूड या सप्लाईज है सबको पता होना चाहिए। कॉन्फिस्केट नहीं करेंगे, बस फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा ताकि सब सरवाइव कर सकें। शौल्यू घबरा गया। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, ब्रदर चैन बोला। मुझे पता है, इसीलिए तुम्हें और कोऑपरेट करना होगा। तुम जवान हो, ज्यादा फिजिकल वर्क कर सकते हो। फिर उसने दूसरा पॉइंट बताया, अगर पानी छठी मंजिल तक आ गया जी तो हमें बैकअप प्लान चाहिए। रूफ? लाओली ने पूछा। सिर्फ रूफ नहीं। ब्रदर चेन ने मेरी तरफ देखा। शाओ चेन बिल्डिंग मटेरियल्स बिजनेस करता है, उसके पास कोई आइडिया जरूर होगा। सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। मैंने कुछ पल सोचकर कहा, मेरे पास टार्प और कुछ मटेरियल्स हैं। रूफ पर टेम्परेरी शेल्टर बनाया जा सकता है। मैं थोड़ा रुका, लेकिन सिर्फ शेल्टर काफी नहीं होगा। हमें रोप्स, वुड, फोम बॉक्सेस, प्लास्टिक बॉटल्स, कुछ भी चाहिए जो फ्लोट कर सके। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने धीरे से कहा,
अगर रूफ भी डूब गया तो कम से कम राफ्ट बनाई जा सके। सबके चेहरे सफेद पड़ गए। फ्लड में राफ्ट पर बहना लगभग मौत के बराबर था। ब्रदर चेन ने साइलेंस तोड़ा। अभी सबसे जरूरी है मटेरियल्स कलेक्ट करना और डिफेंसेस मजबूत करना। उसने जिम्मेदारियां बांटनी शुरू की। लाओली, कॉरिडोर में जाकर यूजेबल चीजें कलेक्ट करो। शाओलियू, तुम और शाओचेन हर घर में जाकर पूछो कौन कोऑपरेट करना चाहता है। शाओलियू हिचकिचाया। अगर लोग मना कर दें तो? ब्रदर चैन की आवाज ठंडी हो गई। अगर जीना है तो कोऑपरेट करना ही होगा। मैं और शाओलियू कॉरिडोर में निकल पड़े। सुबह से भी बुरा हाल था। कोई कॉर्नर में खाना पका रहा था। धुएं से आंखें जल रही थीं। कुछ लोग कॉरिडोर में जगह के लिए लड़ रहे थे। हमने 601 का दरवाजा नॉक किया। हम सेल्फ हेल्प टीम बना रहे हैं। अंदर से तुरंत जवाब आया, दफा हो जाओ। धड़ाम, दरवाजा बंद हो गया। ऐसा कई बार हुआ। श्याओ लियू निराश होकर बोला, डिजास्टर आते ही लोग अलग हो जाते हैं। मैंने कहा, एक बार और कोशिश करो। 603 में एक यंग कपल रहता था। पति फिटनेस कोच था और पत्नी नर्स। मैंने पूरा प्लान समझाया। दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर नर्स बोली, हम ज्वाइन करेंगे लेकिन एक कंडीशन है। क्या? मटेरियल शेयरिंग फेयर होना चाहिए और अगर कोई बीमार हुआ तो मैं हेल्प करूंगी, लेकिन सभी को मेडिकल सप्लाईज ढूंढने में मदद करनी होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरह हमारी सेल्फ हेल्प टीम में 6 लोग हो गए। दोपहर तक सब काम में लग गए। लाओ ली ने कॉरिडोर से काफी यूजफुल चीजें ढूंढ ली। फोम बॉक्सेस, नायलॉन रोप्स, वुडन बोर्ड्स। कुछ अबैंडन्ड थे, कुछ बोरो किए गए थे। चौथी मंजिल के एक फैमिली का घर खुला पड़ा था। वे भाग चुके थे। लाओली ने धीरे से कहा, अंदर से 2 बॉक्सेस इंस्टेंट नूडल्स और कुछ टूल्स मिले। मैंने कुछ नहीं पूछा। ऐसे समय में मोरलिटी लग्जरी बन जाती है। ब्रदर चेन रूफटॉप शेल्टर का डिजाइन बना रहा था। वह पहले इंजीनियर रह चुका था। रूफ पर एक वाटर टैंक रूम था जिसे शेल्टर में बदला जा सकता था। टार्प से वॉल्स बनाई जाएंगी। ऊपर स्लोपिंग रूफ ताकि बारिश का पानी नीचे बह जाए। नर्स ने पूछा, क्या रेन वाटर कलेक्ट किया जा सकता है? मैंने तुरंत जवाब दिया, हाँ, मेरे पास प्लास्टिक पाइप्स और स्टोरेज बकेट्स हैं। सिंपल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया जा सकता है। सबके चेहरों पर उम्मीद की हल्की झलक आई, क्योंकि अब सबसे बड़ी समस्या क्लीन वाटर की थी। कॉरिडोर में कई लोगों को डायरिया शुरू हो चुका था। फिटनेस कोच आचियांग मटेरियल्स उठाने का काम कर रहा था। जिम में वेट्स उठाने वाला आदमी अब असली मेहनत देखकर हाँफ रहा था। वह पसीना पोंछते हुए बोला, यह आयरन लिफ्टिंग से कहीं ज्यादा मुश्किल है। शाम तक रूफ पर एक सिंपल फ्रेम तैयार हो चुका था। कमजोर था, लेकिन कम से कम हवा और बारिश से थोड़ी प्रोटेक्शन दे सकता था। ब्रदर चेन ने कहा, बाकी कल करेंगे। आज रात सभी आराम करो और कॉरिडोर में गार्ड रखना होगा। शाओलियू ने पूछा, गार्ड क्यों? ब्रदर चेन का चेहरा सख्त हो गया। रात में लोग और डेंजरस हो जाते हैं। कोई भी सामान चुरा सकता है। उस रात बारिश थोड़ी हल्की हुई। मैं खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा। पानी अब चौथी मंजिल पूरी तरह डुबो चुका था और 5वीं मंजिल के करीब पहुंच रहा था। पानी पर हर तरह का डिब्रीज तैर रहा था। प्लास्टिक बैग्स, फर्नीचर के टुकड़े और कुछ ऐसी चीजें जिन्हें मैं ध्यान से देखना नहीं चाहता था। लेकिन सामने वाली बिल्डिंग की हालत हमसे भी बदतर थी। सामने वाली बिल्डिंग की कई खिड़कियां पूरी खुली हुई थीं। अंदर सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। पता नहीं रेजिडेंट्स भाग गए थे या फिर मैं आगे सोच भी नहीं पाया। तभी मेरी नजर सामने वाली बिल्डिंग की 5वीं मंजिल की एक खिड़की पर पड़ी। वहां एक आकृति हिल रही थी। वह बाहर झांकती हुई लग रही थी, लेकिन उसकी हरकतें बेहद अजीब और स्टिफ थीं, जैसे कोई इंसान नहीं, कुछ और हो। मैंने तुरंत फ्लैशलाइट उठाकर उधर रोशनी डाली। जैसे ही लाइट पड़ी, वह आकृति झटके से पीछे हट गई। मैं कुछ पल वहीं जमे खड़ा रहा। कोई सर्वाइवर था या मेरी आंखों का भ्रम? मैं अभी सोच ही रहा था कि कॉरिडोर में अचानक जोरदार हंगामा शुरू हो गया। ये मेरी जगह है, निकल यहां से, मैं पहले आया था। फिर किसी की दहाड़ सुनाई दी, चुप हो जाओ नहीं तो सबको नीचे फेंक दूंगा। झगड़ा धीरे धीरे फाइट में बदल गया। सामान टूटने की आवाजें, घूंसों की टक्कर, औरतों की चीखें, सब कुछ एक साथ गूंजने लगा। मैं सोच ही रहा था बाहर जाकर देखूं या नहीं। तभी ब्रदर चेन की आवाज गूंजी, बस करो। लड़ाई थोड़ी रुकी, लेकिन गालियां जारी रहीं। ब्रदर चेन ने सख्त आवाज में कहा, हर कोई एक कदम पीछे हटे, जगह फिर से बांटी जाएगी। उसकी आवाज ऑथोरिटी से भरी हुई थी। जिसे दिक्कत है अभी नीचे चौथी मंजिल पर जा सकता है। लेकिन कोई नहीं हिला, क्योंकि चौथी मंजिल पर पहले ही पानी भर चुका था।
आखिरकार कॉरिडोर फिर शांत हो गया, लेकिन हर कोई जानता था ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकेगी। रात के आखिरी पहर में एक अजीब आवाज से जाग गया। गड़गड़ गड़गड़। ऐसा लग रहा था जैसे पानी उबल रहा हो। मैं उठकर सुनने लगा। आवाज बाथरूम से आ रही थी। दरवाजा खोला तो मेरा चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। टॉयलेट से काला भूरा सीवेज उफनकर बाहर आ रहा था। गंदी बदबू पूरे बाथरूम में भर गई। पूरा सीवर सिस्टम कोलैप्स हो चुका था। मैंने जल्दी से टॉवल ठूंस कर टॉयलेट बंद किया। ऊपर से टेप भी चिपका दी, लेकिन बेकार। फ्लोर ड्रेन और सिंक ड्रेन से भी सीवेज बाहर निकलने लगा। कुछ ही मिनटों में पूरा बाथरूम गंदे पानी से भर गया। सड़ांध इतनी भयानक थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। मैंने बाथरूम डोर बंद किया और उसकी दरारें भी टेप से सील कर दी, लेकिन मैं जानता था यह सिर्फ टेम्पोरेरी सॉल्यूशन था। जल्दी या देर से सूवेज पूरे घर में फैल जाएगा, और उससे भी बड़ी समस्या, अब बाथरूम इस्तेमाल कैसे होगा। सुबह होने तक पता चला कि सिर्फ मेरा घर नहीं, पूरी बिल्डिंग का सीवर सिस्टम खत्म हो चुका था। पूरा कॉरिडोर बदबू से भरा था। कुछ लोग प्लास्टिक बैग्स में टॉयलेट करना शुरू कर चुके थे, फिर उन्हें खिड़की से बाहर फेंक देते। सिविलाइजेशन और डिसेंस, सर्वाइवल के सामने कितने कमजोर शब्द हैं। अब इंतजार करना पॉसिबल नहीं था। ब्रदर चैन ने हमें फिर इकट्ठा किया। काम तेज करना होगा, रूफ शेल्टर तुरंत पूरा करना है। लाओली ने भौहें सिकोड़ ली। लेकिन मटेरियल्स कम पड़ रहे हैं। ब्रदर चैन ने खिड़की से बाहर देखा। पानी अब भी बढ़ रहा था, हालांकि उसकी स्पीड थोड़ी कम हो गई थी। वह बोला, जब तक मूवमेंट पॉसिबल है, जितना हो सके मटेरियल्स कलेक्ट करो। लेकिन कहां से? ब्रदर चैन ने सामने वाली बिल्डिंग की तरफ इशारा किया। वहां से। कमरे में सन्नाटा छा गया। सामने वाली बिल्डिंग तक जाने का मतलब था 20 मीटर से ज्यादा फ्लड वाटर पार करना। उस भयानक धारा में यह लगभग सुइसाइड था। तभी आ चंग खड़ा हुआ। मैं जाऊंगा, मैंने भी कहा। मैं भी। मैं बहादुरी नहीं दिखा रहा था, मुझे बस पता था सामने वाली बिल्डिंग में एक बिल्डिंग मटेरियल शॉप है। अगर किस्मत अच्छी हुई तो बहुत काम का सामान मिल सकता है। श्याओमे घबरा कर बोली, बहुत डेंजरस है। ब्रदर चैन शांत स्वर में बोला, नहीं गए तो उससे भी ज्यादा डेंजरस होगा। फिर उसने मुझसे पूछा, श्याओ चैन, रोप्स हैं? हाँ, स्ट्रॉन्ग नायलॉन रोप्स। ठीक है, कल सुबह लाइट ट्रेन में निकलेंगे। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। कल का मिशन सीधा लाइफ एंड डेथ था, लेकिन अगर कुछ नहीं किया तो यहां बैठे बैठे मरना तय था। बाहर बारिश अब भी जारी थी। शहर धीरे धीरे मर रहा था, और हम भी। चौथे दिन की सुबह बारिश आखिर थोड़ी हल्की हुई। मैं और आचांग 5वीं मंजिल की खिड़की पर खड़े नीचे देख रहे थे। नीचे काला गंदा फ्लड वाटर गरजता हुआ बह रहा था। हर तरह का डिब्रीस उसमें घूम रहा था। अचानक एक रेफ्रिजरेटर पानी में घूमता हुआ आया और बिल्डिंग से टकराते ही चकनाचूर हो गया। आचांग ने सूखा गला निगला, अब भी जाना है? मैंने रोप अपनी कमर पर 3 बार बांधी। तुम लोग यहां से पकड़कर रखना, मैं पहले रास्ता बनाता हूं। सच तो यह था, मेरे पैर डर से कांप रहे थे, लेकिन अब पीछे हटने का रास्ता नहीं था। ब्रदर चेन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। अगर नहीं हो पाए तो वापस आ जाना, जान सबसे जरूरी है। मैंने गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर चढ़ गया। बर्फ जैसा ठंडा पानी शरीर से टकराया। कुछ ही सेकंड में कपड़े पूरी तरह भीग गए। मैंने दांत भींचे और पूरी ताकत से तैरना शुरू किया, लेकिन पानी का फ्लो उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज था। सिर्फ 2 मीटर आगे बढ़ा था कि एक लहर ने मुझे सीधे पानी के नीचे दबा दिया। गंदा सेवेज मेरे नाक और मुंह में भर गया। उसकी बदबू से उल्टी आने लगी। पीछे से आह चांग चिल्लाया, होल्ड ऑन। मैंने रोप कसकर पकड़ी और पूरी ताकत से आगे बढ़ा। सिर्फ 20 मीटर का रास्ता, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे यंगत्से रिवर पार कर रहा हूं। एक वुडन बोर्ड मेरे सिर के पास से तेजी से गुजरी। अगर लग जाती तो वहीं खत्म हो जाता। आखिरकार मैंने सामने वाली बिल्डिंग की सिक्योरिटी विंडो पकड़ ली। मैंने जोर से चिल्लाया, हो गया। पीछे क्वांग खुशी से हाथ हिलाने लगा। मैंने रोप को विंडो फ्रेम से बांध दिया। अब बाकी लोगों के लिए रास्ता थोड़ा आसान हो गया था। मैं 5वीं मंजिल के अंदर चढ़ा। पूरा घर बर्बाद हो चुका था। फर्नीचर टेढ़ा पड़ा था। फ्लोर पर मोटी कीचड़ जमी थी। घर खाली था। रेजिडेंट्स भाग गए थे, या शायद भाग नहीं पाए। मैंने ज्यादा नहीं सोचा और नीचे भागा। 4थी मंजिल वाला बिल्डिंग मटेरियल स्टोर पूरी तरह पानी में डूबा हुआ था। शटर खुला पड़ा था। मैं पानी में डुबकी लगाकर अंदर घुसा। अंदर मुझे मिले वायर बंडल्स, एक्सपेंशन स्क्रूज, वाटरप्रूफ मटेरियल्स, लेकिन सबसे कीमती चीज थी फोम बोर्ड्स। उन्हें फ्लोटेशन मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। मैंने सब चीजें बांधी और मुश्किल से वापस 5वीं मंजिल तक घसीट कर लाया।
उधर आ चंग और बाकी लोग बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। मुझे सुरक्षित देखकर सबने राहत की सांस ली। जल्दी वापस आ, ऊपर कुछ गड़बड़ है। मैं तुरंत रोप पकड़कर वापस तैरने लगा। जैसे ही खिड़की के अंदर घुसा, ऊपर से शोर सुनाई दिया, लूट लो, छठी मंजिल वाले सप्लाईज छिपा रहे हैं, दरवाजा तोड़ दो। मैं और आ च्यांग एक दूसरे को देखकर तुरंत ऊपर दौड़े। छठी मंजिल पर पूरा केओस था। 10 से ज्यादा लोग 603 के बाहर जमा थे। कुछ लोग दरवाजे पर लात मार रहे थे, कुछ स्टिक से लॉक तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अंदर से आचांग की पत्नी रो रही थी, प्लीज अंदर मत आओ, भीड़ चिल्ला रही थी, दरवाजा खोलो, तुम लोगों के पास खाना है, हम भूखे हैं। ब्रदर चैन और लाओली भीड़ को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोग ज्यादा थे। मैं चिल्लाया, रुको। भीड़ में से मोटे चेहरे वाला आदमी मुड़ा। तुझे क्या? मैंने कहा, वो मेरे दोस्त हैं। वह आदमी हंसा। दोस्त? उसने तिरस्कार से कहा। अब जिसके पास खाना है वही दोस्त है। भीड़ भी चिल्लाने लगी, सही कहा, खाना शेयर करो। क्या सब पड़ोसी नहीं है? मरते हुए लोगों को देखोगे। आयरन यह थी, 2 दिन पहले यही बातें मुझे कही गई थी, बस उस वक्त टारगेट कोई और था। तभी आ च्यांग भीड़ चीरते हुए आगे आया। वह दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। जो मेरी वाइफ को हाथ लगाएगा उसे जान देकर लड्डूंगा। उसने पॉकेट से फ्रूट नाइफ निकाल लिया। माहौल तुरंत एक्सप्लोसिव हो गया। तभी एक भारी आवाज आई, क्या हो रहा है यहां? भीड़ अलग हुई। चौथी मंजिल वाला ब्रदर ल्यू आगे आया। मैं उसे जानता था। वह स्क्रैप कलेक्शन स्टेशन चलाता था। ऊपर से शांत लगता था, लेकिन असल में बेहद रूथलेस आदमी था। मोटे आदमी ने तुरंत शिकायत की, ब्रदर ल्यू, ये लोग सप्लाईज छिपा रहे हैं। ब्रदर ल्यू ने हमें देखा, फिर दरवाजे की तरफ देखा। सब पड़ोसी हैं, वह धीमे स्वर में बोला। आधा सामान निकाल दो, बाकी रख लो। च्यांग गुस्से से चीख पड़ा, क्यों? तभी ब्रदर ल्यू के पीछे से 4-5 मजबूत आदमी निकले। सबके हाथों में वेपन्स थे। स्पष्ट था वह पहले से तैयार होकर आया था। ब्रदर चेन आगे बढ़ा, ब्रदर ल्यू थोड़ा रहम करो। ब्रदर ल्यू हल्का मुस्कुराया, ब्रदर चेन, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं। उसकी आंखें ठंडी थीं। लेकिन हालात क्या हैं, तुम मुझसे बेहतर जानते हो। उसने बात अधूरी छोड़ी, लेकिन धमकी साफ थी। अंदर से श्याओमी रो पड़ी, दे दो उन्हें प्लीज। अक्वांग ने गुस्से में मुट्ठियां भींच ली। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, जान बची रहे तो सब वापस आ जाएगा। आखिर दरवाजा खुला। ब्रदर ल्यू के लोग अंदर घुस गए। उन्होंने पूरा कमरा उलट पुलट दिया। उन्हें मिला 2 बॉक्सेस इंस्टेंट नूडल्स, 1 बैग राइस, कुछ वाटर बॉटल्स। मोटा आदमी चिल्लाया, बस इतना? श्याओमी रोते हुए बोली, सच में बस यही बचा है। उन्होंने दोबारा सर्च किया और कुछ नहीं मिला। आखिर ब्रदर ल्यू ने हाथ उठाया। उसके लोग 1 बॉक्स नूडल्स और आधा बैग राइस छोड़कर बाकी सब उठा ले गए। जाने से पहले उसने मुझे घूर कर देखा। शाओचे, सही नाम है ना? मेरा दिल धक से रह गया। वह धीरे से बोला, सुना है तुम्हारे पास काफी स्टॉक है। मेरे शरीर में ठंड दौड़ गई। यह बहुत बुरी बात थी। ब्रदर ल्यू के जाते ही भीड़ भी छट गई, लेकिन सब समझ चुके थे यह सिर्फ शुरुआत है। ज्याओमी रोते हुए बोली, मुझसे गलती हो गई, विंडो के पास नूडल्स बना रही थी, लोगों ने देख लिया। ब्रदर चेन ने उसे शांत किया, देर सवेर ऐसा होना ही था। हम 6 लोग फिर इकट्ठा हुए। माहौल बेहद भारी था। लाओली बोला, ब्रदर ल्यू की गैंग अनऑर्गेनाइज्ड है। क्वांग ने दांत भींचे, हमें लड़ना होगा। इंपल्सिव मत बनो। ब्रदर चेन ने रोका, हम संख्या में कम हैं, दूसरा रास्ता सोचना होगा। उसने मेरी तरफ देखा, श्याओ चेन, जो मटेरियल्स तुम लाए हो उनसे राफ्ट बन सकती है। सब मेरी तरफ देखने लगे। मैंने धीरे से कहा, हां शायद। ब्रदर चेन का चेहरा गंभीर हो गया। वर्स्ट केस के लिए तैयारी करनी होगी। वह खिड़की की तरफ देखने लगा। ब्रदर ल्यू अब नहीं रुकेगा और बाकी लोग भी जल्द उसका पीछा करेंगे। वह धीमे स्वर में बोला, बैठकर मरने से अच्छा है निकलने की तैयारी करो। लाओ ली ने पूछा, लेकिन जाएंगे कहां? ब्रदर चेन ने दूर इशारा किया। उत्तर में करीब 2 किलोमीटर दूर पुराना सिटी गवर्नमेंट साइट है। वह हाई ग्राउंड पर है, शायद अभी तक डूबा नहीं होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। फ्लड वाटर में 2 किलोमीटर ड्रिफ्ट करना लगभग पागलपन था, लेकिन अब शायद यही आखिरी उम्मीद थी। उस रात हमने सीक्रेटली राफ्ट बनानी शुरू की। मैं स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहा था। फोम बोर्ड्स नीचे बेस की तरह लगाए, खाली मिनरल वाटर बॉटल्स बॉयंसी बढ़ाने के लिए बांधी, वुडन बोर्ड्स फ्रेम बने, रोप्स से सब कसकर बांधा गया। थ्योरी के हिसाब से राफ्ट 3-4 लोगों का वजन उठा सकती थी। आज चंग और लाओली रात में अबैंडन हाउसेस से मटेरियल्स ढूंढ कर लाए, प्लास्टिक बॉटल्स, वुड रोप्स।
श्याओमी ने घर की बेडशीट्स फाड़कर क्लॉथ स्ट्रिप्स बनाई। उन्हें रोप की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। श्याओ लियू फिजिकली कमजोर था, लेकिन उसका दिमाग तेज था। उसने राफ्ट का वेट बैलेंस कैलकुलेट करने में मेरी मदद की। रात 3 बजे पहली राफ्ट तैयार हुई। बहुत क्रूड थी, लेकिन फ्लोट कर सकती थी। ब्रदर चेन ने धीमे से कहा, 2 और बनाओ, तैयार रहना होगा। सुबह होने ही वाली थी कि कॉरिडोर में अचानक चीख गूंज उठी। हम सब बाहर भागे। सीढ़ियों के पास एक आदमी पड़ा था। उसके पेट में नाइफ घुसा हुआ था। पूरा फ्लोर खून से भर चुका था। वह टूटती सांसों में बोला, फूड छीन रहे थे, तीसरी मंजिल किसी ने छिपाया था। वह आगे कुछ बोल नहीं पाया। उसकी सांस रुक गई। पूरा कॉरिडोर मौत जैसी खामोशी में डूब गया। अब हर कोई समझ चुका था, हालात पूरी तरह कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। एक निवाले के लिए लोग अब हत्या करने लगे थे। तभी नीचे से ब्रदर ल्यू की आवाज गूंजी, जो भी सप्लाईज छिपाएगा उसका यही अंजाम होगा। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। डर सिर्फ मौत का नहीं था, बल्कि इस बात का था कि इंसान अब इंसान नहीं रहे थे। क्योंकि उसी पल मुझे सब समझ आ गया। ब्रदर ल्यू ये सब क्यों कर रहा था? वह पावर एस्टैब्लिश कर रहा था। डर के जरिए पूरी बिल्डिंग को कंट्रोल करना चाहता था। पूरी बिल्डिंग को अपना किंगडम बनाना चाहता था। और हम जैसे लोग, जिनके पास अभी भी फूड और सप्लाईज थी, हम उसके पर्ज टारगेट्स बन चुके थे। ब्रदर चेन ने धीरे से कहा, आज रात निकलना ही होगा। कमरे में भारी खामोशी छा गई, लेकिन इस बार किसी ने विरोध नहीं किया। सब जानते थे, अगर देर हुई तो बहुत देर हो जाएगी। बाहर बारिश फिर तेज होने लगी थी। पानी 5वीं मंजिल के करीब पहुंच चुका था। पूरा शहर लगभग डूब चुका था, और इंसानियत वो तो बहुत पहले डूब चुकी थी। 5वें दिन हालात अचानक और भयानक हो गए। सुबह उठते ही मुझे एक तीखी बदबू महसूस हुई। ये सामान्य गंदगी की स्मेल नहीं थी। ये सड़े हुए मांस जैसी उल्टी ला देने वाली बदबू थी। मैंने दरवाजा खोला। कॉरिडोर का दृश्य देखकर मेरी सांस अटक गई। हर तरफ गार्बेज और ह्यूमन वेस्ट फैला हुआ था। सीवर सिस्टम पूरी तरह खत्म हो चुका था। लोग प्लास्टिक बैग्स में टॉयलेट करते, फिर उन्हें कॉरिडोर में फेंक देते। गंदगी पर मक्खियां और कीड़े रेंग रहे थे। तभी तीसरी मंजिल की तरफ से उल्टी की आवाज आई, ऊक। उसके बाद दर्द भरी कराह। मैं नीचे गया। सीढ़ियों के कोने में एक मिडल एज्ड आदमी पड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वह लगातार पीला पानी उलट रहा था। पास ही बदबूदार दस्त फैला हुआ था। मैंने पूछा, भाई साहब क्या हुआ?" उसने कांपते हुए हाथ बढ़ाया। पानी।" मैं कुछ पल हिचकिचाया, फिर ऊपर जाकर उसे एक बॉटल वाटर ला कर दी। उसने बॉटल पकड़ते ही लालच से पानी पिया, लेकिन 2 घूंट बाद ही फिर उल्टी कर दी। पास खड़े किसी ने कहा, कल इसे रेन वाटर से नूडल्स बनाते देखा था, शायद पानी उबाला भी नहीं। दूसरा आदमी गुस्से में बोला, ऐसे वक्त में भी सावधानी नहीं रखेगा तो मरेगा ही। कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। सबको इन्फेक्शन का डर था। इस माहौल में बीमार पड़ना मौत की सजा थी। मैं वापस 6ठी मंजिल पर आया। ब्रदर चेन मेडिसिन बांट रहा था। मेरे पास नॉरफ्लॉक्सेसिन है, डायरिया के लिए। उसने टैबलेट्स निकाली। कम इस्तेमाल करना, हर इंसान को सिर्फ 2 पिल्स। शाओमी ने भी कहा, मेरे पास फीवर मेडिसिन और कोल्ड मेडिसिन है। ब्रदर चेन तुरंत बोला, ध्यान रखना, किसी और को मत दिखाना। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि बाहर जोर से नॉक हुआ। दरवाजा खोलो, नेबरहुड कमेटी। हम सब एक दूसरे को देखने लगे। इस हालत में भी नेबरहुड कमेटी? ब्रदर चेन ने इशारा किया, मेडिसिन छिपाओ। फिर उसने दरवाजा खोला। बाहर ब्रदर ल्यू खड़ा था। उसके साथ एक दुबला पतला आदमी था जिसने लाल आर्मबैंड पहन रखा था। ब्रदर ल्यू मुस्कुराया, ब्रदर चेन, ये हमारी न्यूली एस्टैब्लिश्ड सेल्फ हेल्प कमेटी है। वह लाल आर्मबैंड वाले आदमी की तरफ इशारा करके बोला, ये डायरेक्टर है, अब सप्लाईज और डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफाइड मैनेजमेंट में होगा। ब्रदर चेन की आंखें ठंडी हो गईं। किस चीज का डायरेक्टर? पतला आदमी तुरंत बोला, बिल्डिंग में लोग बीमार हो रहे हैं, जिसके पास मेडिसिन है उसे कंट्रीब्यूट करना होगा। ब्रदर ल्यू ने हाथ हिलाया। उसके आदमी अंदर घुसने लगे, लेकिन ब्रदर चेन दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। ब्रदर ल्यू, ये ज्यादा हो रहा है। ब्रदर ल्यू हंसा, बिल्डिंग ऑलमोस्ट रेफ्यूजी कैंप बन चुकी है। अगर कंट्रोल नहीं होगा तो सब मर जाएंगे। वह थोड़ा झुका, कोऑपरेट करो वरना। उसने बात अधूरी छोड़ दी। तभी नीचे अचानक हंगामा मच गया। मर गया, तीसरी मंजिल वाला मर गया। ब्रदर ल्यू का चेहरा बदल गया। वह तुरंत नीचे भागा। हम भी पीछे गए। वही मिडिल एज्ड आदमी अब सीढ़ियों के पास पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, शरीर अकड़ा हुआ था। कोई चिल्लाया, शव बाहर फेंको, खिड़की से नीचे डाल दो, नहीं तो इन्फेक्शन फैल जाएगा।
झगड़ा शुरू हो गया। तभी ब्रदर ल्यू बोला, रूफ पर ले जाओ। सब चौंक गए। रफ, ब्रदर ल्यू ने कहा, वहां हवा चलती है, इन्फेक्शन कम फैलेगा। फिर उसने चारों तरफ देखकर कहा, अब से जो भी बीमार होगा उसे रूफटॉप आइसोलेशन में भेजा जाएगा। भीड़ तुरंत भड़क उठी, वहां तो कुछ भी नहीं है, ये तो सीधी मौत है, बारिश में कोई कैसे जिएगा। ब्रदर ल्यू गरजा, तो क्या कॉरिडोर में मरोगे और सबको भी मारोगे? कोई जवाब नहीं दे पाया। दो आदमी लाश उठाकर रूफ की तरफ ले गए। जाते जाते मेरी नजर उसके हाथों पर पड़ी। उसके फिंगर नेल्स काले पड़ चुके थे, मुंह के कोने पर सफेद झाग जमा था और मुझे एहसास हुआ यह बस शुरुआत थी। दोपहर तक 3 और लोग बीमार पड़ गए। वॉमिटिंग, डायरिया, फीवर, टिपिकल अक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, सब पानी की वजह से। श्याओमी परेशान होकर बोली, फ्लड वाटर पूरी तरह कंटेमिनेटेड है। फिर उसने समझाया, इसमें सिवेज, बैक्टीरिया सब मिला हुआ है। लाओली ने पूछा, तो लोग करें क्या? पानी बॉयल करो, फिल्टर करो, तभी पियो। वह रुकी, लेकिन समस्या यह है लोगों के पास फ्यूल नहीं है, ड्राई कंटेनर्स नहीं है, बहुतों को मजबूरी में रॉ वाटर पीना पड़ रहा है। शाम तक 7 लोग बीमार हो चुके थे। ब्रदर ल्यू ने अपने आदमियों से सबको रूफ पर भिजवाना शुरू कर दिया। कुछ लोग रोते हुए विरोध कर रहे थे, लेकिन उन्हें सीधे पीटकर घसीटा गया। एक औरत चिल्ला रही थी, प्लीज, मैं अभी ठीक हूं, मुझे मत भेजो। ब्रदर ल्यू ने ठंडे स्वर में कहा, सबकी सेफ्टी के लिए क्वारंटीन जरूरी है। औरत हिस्टेरिकली चीखने लगी, मैं मरना नहीं चाहती, हेल्प मी। लेकिन कोई आगे नहीं आया। सब जानते थे रूफ पर भेजा जाना मतलब धीरे धीरे मरने के लिए छोड़ दिया जाना। छंग ने गुस्से में मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन ब्रदर चैन ने तुरंत उसे रोका। शांत रहो, आज रात निकलना है। रात गहराने के बाद रूफ से कराहने की आवाजें आने लगीं। बारिश टिन शीट्स पर लगातार पड़ रही थी। बीच बीच में धीमी आवाजें कॉरिडोर में तैर जाती, कोई बचाओ, बहुत ठंड लग रही है, मां घर जाना है। उन आवाजों ने पूरे बिल्डिंग को हॉन्टेड बना दिया। रात के दूसरे हिस्से में आवाजें धीरे धीरे कम हो गईं। पता नहीं वे लोग सो गए थे या हमेशा के लिए चुप हो गए। अब और इंतजार करना पॉसिबल नहीं था। ब्रदर चेन ने हमें फिर बुलाया। उसकी आवाज बेहद गंभीर थी, आज रात ही निकलेंगे। श्याओलियू घबरा गया, लेकिन बाहर अभी भी बारिश हो रही है। ब्रदर चेन ने नीचे की तरफ इशारा किया, तुमने नोटिस नहीं किया बीमार लोग कौन हैं? हम सब चुप रहे। वह खुद बोला, ज्यादातर बूढ़े, कमजोर या जिनके पास फूड नहीं था। उसने आवाज धीमी की, क्योंकि उनके पास खाने को कुछ नहीं था। उन्हें रॉ वाटर पीना पड़ा, गार्बेज में से चीजें ढूंढनी पड़ी। फिर उसने हमारी तरफ देखा, लेकिन हमारे पास अभी भी थोड़ा फूड है, हम अभी कुछ दिन और सरवाइव कर सकते हैं। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन अगर ब्रदर ल्यू को पता चल गया, वह रुका, तो अगली बारी हमारी होगी। फिलहाल के लिए भाई ल्यू हमें जाने नहीं देगा। कान ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, वो हिम्मत करेगा। फिर उसने खुद ही कड़वी हंसी हंसी, ऐसा क्या है जो वो करने की हिम्मत नहीं करेगा? भाई चेन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, उसने जानबूझकर हमें बीमार होने पर मजबूर किया, हमें रूफटॉप पर फेंक दिया और फिर खुद को जस्टिफाई भी किया। समय आने पर वो हमारी सप्लाईज भी छीन लेगा। बाकी कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, सब समझ चुके थे। अपना सामान पैक करो, जो भी कैरी कर सकते हो सब साथ ले लो। भाई चेन ने धीमी आवाज में कहा, आज पानी थोड़ा नीचे गया है, पहले सामान नीचे उतारो, फिर लोग उतरेंगे। मूवमेंट फास्ट और साइलेंट होना चाहिए। हम तुरंत एक्शन में आ गए। शिनोको को रस्सी के सहारे खिड़की से नीचे लटकाया गया। नीचे बांध का पानी जोर से टकरा रहा था। खुशकिस्मती से बारिश इतनी तेज थी कि हमारी आवाजें उसमें दब गईं। महिलाएं सबसे पहले नीचे गईं। भाई चेन ने कहा, शिया, इस बैकपैक में मेडिसिन और थोड़ा फूड है, इसे संभाल कर रखना। शिया का चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके खिड़की से बाहर कदम रखा। 2 लोग पहले बैम्बू राफ्ट पर चढ़ गए। तेज बहाव में राफ्ट बुरी तरह हिल रही थी। उसे देखकर ही दिल कांप रहा था, लेकिन फिलहाल वही हमारी उम्मीद थी। नेक्स्ट! उसी वक्त बाहर से फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई दी। कोई आ रहा है, शियाओलियू घबरा कर फुसफुसाया। मैं दरवाजे के पास जाकर ध्यान से सुनने लगा। बाहर कम से कम 3 या 4 लोग थे। यही फैमिली है, मैंने इन्हें दिन में भूतों की तरह घूमते देखा था, किसी ने कहा। ये भाई ल्यू के आदमी हैं। दरवाजा धीरे धीरे प्राई किया जाने लगा। वे अंदर की हलचल सुनने की कोशिश कर रहे थे। हम में से कोई सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। भाई चेन ने इशारा किया कि लुओई और शियाओलियू नीचे उतरते रहें। खुद उसने आयरन रॉड उठाई और लड़ने के लिए तैयार हो गया। लगता है अंदर कोई नहीं है, दरवाजा खोलकर देखते हैं।
क्लिक, लॉक खुलने की आवाज आई। उसी पल भाई चैन ने अचानक दरवाजा खोल दिया और आयरन रॉड सीधे सामने वाले आदमी के सिर पर दे मारी।